हेलो गाइस, होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सतीश चंद्र, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज हम बेसिक्स ऑफ आरसीसी वाला जो हमारा चैप्टर है ये हम आज ख़त्म कर देंगे और एनालिसिस वाला स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चैप्टर 2 भी हमारा हो जाएगा आज स्टार्ट। एनालिसिस ऑफ बीम, एनालिसिस ऑफ बीम्स को स्टार्ट करेंगे आज। इसका जो भी डिज़ाइन का जो भी प्रोसेस होता है, पहले हम एनालिसिस को समझेंगे, उसके बाद डिज़ाइन पे चलेंगे। ठीक है गाइस, तो बेसिकली हमारा ज़्यादा कुछ रहता नहीं है पहले वाले चैप्टर में, बेसिक्स ऑफ आरसीसी में। हम आज जो करेंगे, आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो माइल्ड स्टील की है वो कैसे आती है, क्या होती है। ठीक है, एंड डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ स्टील है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सा स्टील है मार्केट में। ठीक है, कौन कौन सी ग्रेड के स्टील होते हैं, किस किस प्रोसेस से वो मैन्युफैक्चर होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइस जस्ट थोड़ा स्पीड में करेंगे हम, ताकि हमारे को ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। माइल्ड स्टील की जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है आप सभी ने पढ़ी होगी, कैसी होती है। कुछ इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, इस एक्सिस पे क्या होता है, स्ट्रेन होता है। इस एक्सिस पे क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ठीक है, इसमें 5-6 पॉइंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कौन कौन से पॉइंट होते हैं? फर्स्ट पॉइंट ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ। ठीक है, यहाँ पे जी। देखिए अब क्या होता है, ये पॉइंट ओ मार्क कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है गाइस, यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए ओ से ए तक क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ओ से ए तक, इस रीजन को बेसिकली ओ से ए तक के रीजन को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ये वाला रीजन है। ठीक है, इस रीजन को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि इस रीजन तक जो स्ट्रेस है स्ट्रेन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा किसने कहा? हुक्स साहब ने। हुक्स लॉ में कहा जाता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों ही डिफाइन किया हुआ है इसमें, लेकिन जो ज़्यादा वैलिड डेफिनेशन है वो ये है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के अप टू दी प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, तो जीरो जो ओ से ए तक का जो ये वाला जो रीजन है, इसको हम प्रोपोर्शनल रीजन कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील की। सेकंड पॉइंट आ जाता है ए से बी तक का, ए से बी तक का। ठीक है, ए से बी तक का आ जाता है, या ओ से बी तक का लेंगे हम, बेसिकली ओ से बी तक को डिफाइन करेंगे इसमें। इसमें प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट बी, पॉइंट बी आ जाएगा हमारा इलास्टिक लिमिट। ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक मटेरियल में अगर स्ट्रेस डाला जाए, अगर माइल्ड स्टील में हम स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं इलास्टिक लिमिट जब तक वो जब पहुंचेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे जो भी स्ट्रेस होगा, ये जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, अगर ये स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ तक है, इसके बाद अगर मैं स्ट्रेस क्या करूँ, स्ट्रेस को
बंद कर दो देना, स्ट्रेच ना दो स्ट्रक्चर उस पर, स्पेसिमेन पे, तो क्या होगा, मटेरियल अपने आप अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो गेन कर लेगा, उसमें कोई परमानेंट सेट नहीं आएगा। इलास्टिक लिमिट यही पॉइंट कहता है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट ये कहता है, ये एक वो पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट, कि अगर इसके बियॉन्ड अगर आपने स्ट्रेस लगाया स्पेसिमेन पे, तो वो कुछ ना कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अपने अंदर सस्टेन कर लेगा, ठीक है। और अगर आपने उस पॉइंट तक भी अगर स्ट्रेस लगाया है, उसके बाद भी अगर आप उस स्ट्रेस को रिमूव कर दे रहे हो, तब भी वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा। जो इनिशियली उसके पास जो लेंथ थी, इनिशियली उसके पास जो क्रॉस सेक्शन था, वो उसी क्रॉस सेक्शन का हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये आता है पॉइंट बी। बात करते हैं हम पॉइंट सी की। अपर यील्ड पॉइंट होता है, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है डी। अपर यील्ड पॉइंट मतलब कि हम बी पॉइंट से फिर बियॉन्ड चलेगा, बी पॉइंट से बियॉन्ड चलेगा इन द सेंस कि हमने स्ट्रेस लगाया, आगे हम और गए, हमने देखा कि क्या कैरेक्टर हमारा जो मटेरियल है वो शो करता है, सी पॉइंट तक गए। सी पॉइंट तक एक ऐसी लिमिट आई स्ट्रेस की कि जहाँ तक इनिशियली स्ट्रेस की वैल्यू हायर आई, ठीक है, हमारी इनिशियली स्ट्रेस की वैल्यू हायर। अब यहाँ के बाद जैसे ही हमने और आगे स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस आगे देने की कोशिश करी, तब क्या हुआ, सडन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा आया। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट तक हमने स्ट्रेस दिया, यहाँ तक स्ट्रेन की वैल्यू आई कुछ ना कुछ, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद देखिए स्ट्रेस क्या हुआ, सडन डिक्रीज हुआ। स्ट्रेस क्या हुआ, इस पॉइंट पे सडन डिक्रीज हुआ, ठीक है। स्ट्रेस सडन डिक्रीज हुआ और स्ट्रेन की वैल्यू कुछ ना कुछ आई, ठीक है। और पॉइंट डी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट होता है, ठीक है। जो बेसिकली डिज़ाइन में हम यूज़ करते हैं, अब आप खुद ही सोचिए, हम अपर यील्ड पॉइंट यूज़ करेंगे कि लोअर यील्ड पॉइंट यूज़ करेंगे, हम डिज़ाइन में किस किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, सेफर साइड जाने की कोशिश करेंगे कि जो अनसेफ होगी वहाँ जाने की कोशिश, सेफर साइड जाने की कोशिश करेंगे ना, तो हम जो हमारे मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या करेंगे, कम ही कंसिडर करेंगे। तो हम जो डी पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट, ये हम डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, यूज फॉर डिज़ाइन पर्पज। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखिएगा नोट में। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं अब हम। देखिए सी से डी तक का जो रीजन होता है, ये इनइलास्टिक रीजन भी कहलाता है। ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को इनइलास्टिक रीजन भी कहते हैं, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिएगा, C1, इसको C, इसको D और इसको E, ठीक है। और इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा F। C से D तक का जो रीजन होता है, ये वाला रीजन कहलाता है इनइलास्टिक रीजन। इसको यील्ड प्लेट्यू भी बोलते हैं। यील्ड प्लेट्यू, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या था हमारा, अपर यील्ड पॉइंट C डैश आ गया था, लोअर यील्ड पॉइंट C आ गया था, ठीक है। फिफ्थ क्या आएगा,
सी से डी आएगा रीजन, सी से डी इनलास्टिक रीजन, जिसको यील्ड प्लेट्यू भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसको गाइस मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, बी से तो ई तक का जो रीजन होता है इसको स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या हुआ, यहां तक हमने स्ट्रेस लगाया, इस पॉइंट तक स्ट्रेस लगाने के बाद क्या हुआ, सडन स्ट्रेस में डिक्रीमेंट हुआ, स्ट्रेस में डिक्रीमेंट हुआ, बट स्ट्रेन कुछ ना कुछ आया। ठीक है, स्ट्रेन कुछ ना कुछ आया। अब इस पॉइंट के बाद हमने कुछ भी स्ट्रेस नहीं लगाया मटेरियल पे। ठीक है, मटेरियल में अपने आप स्ट्रेन देखने को मिला, ये अपने आप आता है स्ट्रेन, हम स्ट्रेस कुछ भी नहीं लगाते इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो स्ट्रेन आता है वो इनलास्टिक स्ट्रेन होता है। ठीक है, इनलास्टिक स्ट्रेन मतलब कि अब आपका मटेरियल जो है वो वापस अपनी शेप में नहीं आ सकता है, किसी भी हाल में नहीं आ सकता, उसमें तो परमानेंट सेट आ ही गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इस पॉइंट के बाद डी पॉइंट के बाद मटेरियल में फिर जो कार्बन स्लिपेज होती है, कार्बन स्लिपेज के बाद में रीअरेंज होते हैं इस मटेरियल के ना पार्टिकल रीअरेंज होते हैं, जिसकी वजह से फिर से मटेरियल अपनी जो भी स्ट्रेस लेने की प्रॉपर्टी है वो शो करता है। कहाँ तक, ई पॉइंट तक। ठीक है, ई पॉइंट तक मटेरियल लेता है, डी से ई तक के जो रीजन को है हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कह देते हैं। इस रीजन को स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट ई जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है इस पॉइंट पे। पॉइंट एफ जो होता है क्या होता है, वो फ्रैक्चर पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें जो फेलियर होता है स्पेसिमेन का जो फेलियर आता है वो कप कोन शेप में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सोम का है वैसे ये पॉइंट, लेकिन आ जाता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। कप कोन का फेलियर होता है, और कैसा फेलियर होता है, डक्टाइल मटेरियल का फेलियर कैसा होता है हमारा, 45 डिग्री में हो रहा है। ये जो एंगल होता है क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री पे होता है, तो शियर फेलियर होता है। ठीक है, शियर फेलियर कप कोन। ठीक है, कप और कोन की शेप में होता है फेलियर। ठीक है, नोट कर लीजिए। जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है अप टू इट्स फेलियर पॉइंट, उसे हम टफनेस कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, हमने भी माइल्ड स्टील का देखा है, अभी हम HYSD बार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ गाइस, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। जो ब्रिटल जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनका जो फेलियर होता है वो शेयर फेलियर होता है, और जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनका जो फेलियर होता है वो ब्रिटल मटेरियल बेसिकली किस में ज़्यादा वीक होते हैं, टेंशन में ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है,
टेंशन फेलियर होता है। ठीक है गाइस, मैं रेस कर रहा हूँ। अब देखिए, अब बात आती है HYSD बार की, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं आजकल जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारी उसमें। HYSD बार की जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो बनाते हैं। HYSD बार की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से बनती है। इसमें जैसे हमारा स्पेसिफाइड पॉइंट था किसमें, ये हम HYSD बार के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा जो माइल्ड स्टील था उसमें हमारे स्पेसिफाइड पॉइंट्स आते थे किसके, जो फेलियर के या अल्टीमेट हमारे यील्ड पॉइंट के, लोअर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। इसमें क्या होता है HYSD बार में, लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट जैसी कहानी नहीं होती है, ये पॉइंट आते ही नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम लोग डिज़ाइन पर्पज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट यूज़ करते हैं, हमने देखा था जो हमारा माइल्ड स्टील था। लेकिन इसमें ऐसा कैसे डिफाइन करें हम कि लोअर यील्ड पॉइंट कहाँ आएगा, क्योंकि इसकी जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनती है, देखिए कुछ इस तरीके से बनती है। अब इसमें कैसे पता चलेगी हमारा लोअर यील्ड पॉइंट कहाँ है, अपर यील्ड पॉइंट कहाँ है, तो हम कैसे डिज़ाइन के लिए यूज़ करें। अब इसके लिए क्या कहा कोड ने, देखिए इस एक्सेस पे तो हम स्ट्रेन लेंगे, इस पे लेंगे हम स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस कौन सा लेंगे, यील्ड स्ट्रेस लेंगे और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। हमें पता है इस पॉइंट पे जो भी स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, FY होगी, FY आ रही है, जो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी। जैसे हम लोग कंक्रीट के केस में क्या कहते थे, FCK, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते थे। कंक्रीट की M20 होता था तो क्या हो जाती थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, 20 न्यूटन पर mm² हो जाती थी। ऐसी स्टील के केस में होता है, देखिए यहाँ FY है ना, FE 450, अगर 415 आ गया मान लो, तो 415 क्या शो कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो ये जो 415 हो जाएगा, 415 क्या हो जाएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा, FY बराबर 415 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ आ गई है, इसकी एक एक्सिस पे हमने इसकी यील्ड स्ट्रेस ले ली, एक एक्सिस पे हमने स्ट्रेन ले लिया। अब कोड कहता है कि आप इस पे एक, ये मान लीजिए θ1 एंगल है। अब θ1 क्या है, यही मॉडुलस है हमारा, जो यंग मॉडुलस है वो यही है। ठीक है, अब इसी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, जो कि किस पॉइंट से हम खींचेंगे, 0.002, यानी कि 0.2% स्ट्रेन पे एक हम पैरेलल लाइन खींचेंगे जो कि यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगी वही पॉइंट हमारा क्या होगा, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब इसी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे हम 0.02 के स्ट्रेन पे, यहाँ पे कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो यही वाला जो पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, वो यील्ड स्ट्रेस होगा। ठीक है गाइस, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होगी हमारी यील्ड स्ट्रेन होगी, यहाँ से यहाँ तक की। यील्ड स्ट्रेन की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, देखिए अगर मैं इसको θ2 मानूं, ये
बात समझते हैं आप? tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 इज इक्वल टू ई के होगा। देखिए मैंने ये जो लाइन है ये लाइन इसी के पैरेलल ही खींची है, ये वाली जो नेक्स्ट वाली लाइन जो 0.2% स्ट्रेन पे जो मैंने खींची है। अब ये ई के बराबर कैसे आ गया? देखिए एक एक्सिस पे मैंने लिया है स्ट्रेस, एक एक्सिस पे मैंने लिया है स्ट्रेन। हुक्स लॉ के हिसाब से क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस को जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ से जो यंग मॉडुलस की वैल्यू आती है वो आती है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या इसकी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को नहीं शो कर रहा? इट इज द रेशियो ऑफ दिस अपॉन दिस, यही तो है। ये इस एक्सिस पे y आ गया, इस एक्सिस पे x आ गया, ये स्ट्रेन हो गया हमारा, ये स्ट्रेस हो गया हमारा, ठीक है। तो ये ठीक है। देखिए मैं इसमें एक पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, 2-3 A B C, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू अगर निकालनी है, मान लो ये x है, मुझे बेसिकली टोटल स्ट्रेन निकालना है कि टोटल स्ट्रेन कितना होगा। टोटल स्ट्रेन किसके बराबर है? यील्ड स्ट्रेन के बराबर है, ठीक है। यील्ड स्ट्रेन क्या क्या आएगा? देखो यील्ड स्ट्रेन किसके बराबर होगा हमारा, यहाँ लिखता हूँ, मान लो 0.002 प्लस एक्स। अब x की वैल्यू अगर निकाल लो तो मेरे को यील्ड स्ट्रेन पता चल जाए कि किस स्ट्रेन पे जो हमारी स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है ना। देखिए इस ट्राइंगल में क्या करेंगे हम, दिस इज थीटा 2 नॉट थीटा 1। tan थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC अपॉन में BC। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है? E के बराबर है। AC की वैल्यू किसके बराबर है? FY के बराबर है। BC किसके बराबर है? X के बराबर है। तो X की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? FY ओवर E, ठीक है, यही आएगी ना, ये X की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे X की, इसकी वैल्यू आ गई यील्ड स्ट्रेन की। मतलब जो हमारा यील्ड स्ट्रेस आएगा वो यील्ड स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डेड होगा, और यील्ड स्ट्रेन की वैल्यू होगी हमारी 0.002 प्लस FY ओवर E, वेयर E इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। यंग्स मॉडुलस जनरली कितना लिया जाता है? जनरली स्टील के लिए इतना लिया जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए गाइस, आगे चलते हैं। पर जो हमारा माइल्ड स्टील था, माइल्ड स्टील का जो IS था वो क्या था, क्या होता है IS माइल्ड स्टील के लिए? नोट कर लेना, आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। माइल्ड स्टील के जो IS होता है वो होता है 432, ठीक है। HYSD के लिए IS होता है IS 1786, ठीक है गाइस। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना।
ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं इनको सबको। देखिए एक टेबल है जो कि ध्यान रखने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उस टेबल से एक दो पॉइंट भी निकलते हैं। ये क्या क्या है हमारा ग्रेड ऑफ स्टील है, एफ वाई की वैल्यू, एफ अल्टीमेट की वैल्यू, एफ अल्टीमेट माइनस एफ वाई की वैल्यू कितनी आएगी, और मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिखवा देता हूँ। ठीक है गाइस, एफ ई 250, एफ ई 415 और एफ ई 500, इस तीन ग्रेडों की बात करते हैं हम ना जनरली। ठीक है, अब एफ ई 250 में एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी, 250, 415 में 415 है ना, 500 में 500। अल्टीमेट की वैल्यू कितनी कितनी होती है, ये होती है 412, 485 और 545। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 162। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 70। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 45। मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आएगा, 23%, 14.5%, 12%। अब देखिए जो एग्जामिनर है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीजेस, जैसे जैसे स्टील की ग्रेड इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे द डिफरेंस बिटवीन अल्टीमेट एंड द यील्ड स्ट्रेस इज, इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी कंक्रीट इसकी स्टील की कम होती जाती है। ठीक है, और डक्टिलिटी कम होती जाती है, उसी के साथ साथ उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस होता है अल्टीमेट और यील्ड का, वो क्या होता है, वो कम होता चला जाता है। देखिए एफ ई 250 में क्या हो रहा है, 162 का डिफरेंस है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ में और यील्ड स्ट्रेंथ में। वहीं 415 में कितने का डिफरेंस है, 70 का डिफरेंस है। और वहीं 500 में कितने का डिफरेंस है, ओनली 45 का डिफरेंस है। ठीक है, और एज द ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीजेस द डक्टिलिटी डिक्रीजेस, डक्टिलिटी डिक्रीजेस मतलब कि स्ट्रेन की वैल्यू देखिए कम होती जा रही है। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट यहाँ से पूछ लेता है, मैं नोट डाउन करवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट,
ठीक है गाइस, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। थ्योरेटिकल पार्ट है गाइस, देखिए जो भी मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई ग्रेड स्टील है ना, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको चाहिए तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब हम डायरेक्टली चलते हैं सेकंड चैप्टर पे हमारा, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड पे चलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नोट कर लीजिए। मैं इरेज कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, जो हमारा मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई ग्रेड स्टील है, ठीक है। मैं इरेज कर उसको। तो डेटा है काफ़ी सारा याद करने के लिए, उसको याद कीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार याद कीजिए, तभी आएगा वो। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप सोचोगे, याद करोगे कि क्या था, तो बेटर है कि पहले ही आप उसको याद करके रखो, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड चैप्टर 2। लिमिट स्टेट, देखिए लिमिट स्टेट मेथड क्या कहती है कि फेलियर से पहले स्ट्रक्चर की जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स है ये वहाँ तक जाती है, ठीक है। मीन्स स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर फेल करने से पहले वो कितनी स्ट्रेंथ को झेल सकता है, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड में बेसिकली हम लोग जो होते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के साथ डील करते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होती है, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ के साथ डील करती है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होती है, उसकी सर्विसिबिलिटी के साथ डील करते हैं, मतलब ड्यूरेबिलिटी। लाइक जो स्ट्रेंथ आ गई उसमें तो हम लोग स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ के साथ बात करते हैं, जैसे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है स्ट्रक्चर की, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हम ये बात करते हैं कि स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन कितना है, उसकी डिफ्लेक्शन की क्राइटेरियाज के लिए जो परमिसिबल लिमिट्स होती है उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर के जो क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स उसमें परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं है, उन सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं, देखिए
देखिए, द एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर बिफोर द फेलियर इज नोन एज द लिमिट स्टेट। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर की एक्सेप्टेबल लिमिट्स है सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी के रिगार्डिंग, जो भी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है उसके फेल होने से पहले उन लिमिट्स को क्या कहते हैं, लिमिट स्टेट कहते हैं। ठीक है, if a structure has reached to limit state, it cannot be used further। देखिए, एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, अब स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, वो स्ट्रेंथ ले पा रहा है, बढ़िया स्ट्रेंथ ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या हो रहा है, उसमें मूवमेंट वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, मूवमेंट लाइक जैसे कोई ब्रिज बनाया, तो ब्रिज में क्या है, स्ट्रेंथ सफिशिएंट है, लेकिन कोई गाड़ी आ रही है जा रही है ना, तो वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा। तो आप बताओ एक चीज़ कि वहाँ पे क्या लोग आएंगे जाएंगे, गाड़ी आएगी जाएगी क्या? वो वैसे ही नहीं आएंगे जाएंगे, डर लगेगा उनको आने जाने में। तो जो लिमिट स्टेट है, लिमिट स्टेट का मतलब केवल ये स्ट्रेंथ से ही नहीं होता, उसकी सर्विसिबिलिटी से भी होता है कि जिस पर्पज़ के लिए वो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बीम बनाई है कोई, पता है स्ट्रेंथ ठीक है, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है, वो स्ट्रेंथ जो भी लोड आएगा उस पर वो ले लेगी, बट उसमें इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो गई है कि वो किसी को भी दिख रही है बहुत ज़्यादा बेंड हो गई है। तो क्या उसमें लोग उस रूम में जाने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। वो बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा बेंड हो गई है, कभी भी गिर जाएगी, तो वो मीनिंगलेस हो जाती है। ठीक है, तो लिमिट स्टेट में क्या है, इन दोनों बातों का ही ध्यान रखा गया है बेसिकली, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में बात करते हैं अब हम। नोट कर लो, यहाँ तक ही मैं इरेज कर। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या कहता है, देखिए, दिस इंक्लूड्स limit state of strengths like
इसको इरेज कर रहा हूँ गाइस नीचे में। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, अब ये क्या होती है? ठीक है गाइस, अब देखिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? दिस इंक्लूड्स लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दिस इंक्लूड्स लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ लाइक फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टॉर्शन स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। इन जब हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आ जाएगा। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में बेसिकली क्या आएगा? सबसे पहले हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, क्रैक्स की बात करेंगे, वाइब्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, और कोरोजन वगैरह ये सारा क्या ड्यूरेबिलिटी का जितना भी पार्ट आ जाएगा वो किस में आ जाएगा? सर्विसिबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे अब हम, कि मटेरियल की डिजाइन स्ट्रेंथ क्या क्या होती है। देखिए बेसिक जो हम मटेरियल यूज करते हैं, हम स्टील और कंक्रीट दो ही मटेरियल यूज करते हैं। इट इज द स्ट्रेंथ विच इज यूज फॉर डिजाइनिंग पर्पस। ठीक है, फर्स्ट क्या हमारा मटेरियल आता है? कंक्रीट। कंक्रीट के लिए हमने स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ देखी थी, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कितनी थी? 0.67 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, 0.67 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यही थी हमारी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ जो आ रही थी। कैसे आ रही थी? हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हमने क्यूब की स्ट्रेंथ से रिलेट किया पहले। ठीक है, फिर क्यूब की स्ट्रेंथ से हमने फर्दर उसको जो प्रैक्टिकली जो स्ट्रेंथ आती है 85% आती है उससे रिलेट किया। उसके बाद हमारा 0.67 जो है एक्चुअल स्ट्रेंथ आई हमारी स्ट्रक्चर की। ठीक है, बेसिकली डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है? Actual strength of structure divided by factor of safety. In case of concrete, in case of concrete, in terms of limit state, we will take the factor of safety as 1.5. ठीक है, तो 0.67 FCK डिवाइडेड बाय 1.5, ये वैल्यू आएगी आपकी, जिसको हम इक्वल टू कर देते हैं इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, जाते कैंसिल कर दो, जाते बैक कर दो सारी। ठीक है गाइस, तो ये वैल्यू आ गई हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की। वहीं अगर हम स्टील की बात करें, स्टील में भी सेम ही केस रहेगा।
डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगी? एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर क्या दी या मटेरियल क्या दी थी? यहाँ पे मटेरियल लिखिए, बेटर है वो। डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इन केस ऑफ स्टील हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेते हैं? इन केस ऑफ स्टील वी विल टेक इट एज अ 1.15, है ना। इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड